सौतेली बेटी चली ससुराल। पिताजी, मेरी माँ कहाँ है? मेरी माँ क्यों नहीं है? हर बच्चे की माँ होती है, फिर मेरी माँ कहाँ है? बेटी, तुम्हारी माँ भगवान के पास है और वो वहीं रहती है। लेकिन हर बच्चे की माँ तो उनके साथ रहती है, फिर मेरी माँ भगवान के पास क्यों रहती है? यह सुनकर अनुराग की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। पिताजी, मुझे भी माँ चाहिए, मुझे मेरी माँ ला दो ना पिताजी। बेटी, मैं तुझे माँ तो ला दूंगा, लेकिन पता नहीं वो तुझे प्यार करेगी या नहीं। पता नहीं कैसे रहेगी तेरे साथ। अनुराग इस बात से बहुत ज्यादा परेशान था। वहीं उसकी बेटी को माँ की बहुत ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि वह अभी बहुत छोटी थी और बचपन में ही अनुराग की पत्नी अपनी बेटी आराध्या को जन्म देते ही भगवान को प्यारी हो गई थी। इसी के चलते अनुराग को भी अपनी बेटी को माँ का प्यार देना था, जिसके चलते वह फौरन पंडित जी के पास जाता है और उनसे कहता है, देखो पंडित जी, मेरी बेटी बहुत मासूम है। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं रही। मैं दूसरी शादी करना चाहता हूँ, लेकिन लड़की ऐसी होनी चाहिए जो मेरी बेटी को माँ का प्यार दे सके। चिंता क्यों करते हो आप? मैं आपको ऐसी ही लड़की दूंगा जो भावनाओं को समझ सके और आपकी बेटी की परवरिश अच्छे से करे। पंडित ऐसा सोचकर अनुराग को एक लड़की की तस्वीर दिखाता है। उस लड़की का नाम उषा होता है और उषा रंग रूप से देखने में तो सुंदर होती है, जिसके चलते अनुराग उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। शादी के बाद उषा आराध्या को बहुत प्यार करती है। वह अपने हाथों से उसके लिए खाना बनाती है और उसे खाना भी खिलाती है। जैसे ही आराध्या थोड़ी सी बड़ी होती है, उषा उसके ऊपर अत्याचार करने लगती है और उससे घर के सारे काम भी करवाने लगती है। आराध्या की बच्ची, ये तू क्या कर रही है? तुझे बोला था ना मैंने घर के सारे काम करना, उसके बाद ही खेलना। माँ बस मेरे को थोड़ा खेलने का मन कर रहा था, इसलिए मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया। अभी थोड़ी ही देर में मैं घर का काम कर दूंगी, आप चिंता मत कीजिए। अरे, जब तक तू इस घर के अंदर है तब तक तो मुझे चिंता करनी ही होगी ना। मेरे सीने पर जो बैठी है कुंडली मारकर, चल खड़ी हो और जाकर साफ सफाई कर घर में। उषा आराध्या को उठाकर घर के काम करवाने लगती है और उसके सभी दोस्तों को घर से भगा देती है। इधर उषा आराम की जिंदगी जी रही थी और वहाँ बेचारी आराध्या की जिंदगी पूरी तरह खराब हो गई थी। उसे एक माँ का प्यार चाहिए था, जो कि उसे कभी नहीं मिल पाया। पिताजी ने कहा था कि मेरी माँ मेरा बहुत ख्याल रखेगी और हमेशा मेरे साथ खुशी खुशी से रहेगी, लेकिन मेरी माँ तो मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। किसी बच्चे की माँ उससे घर के काम नहीं करवाती, लेकिन मेरी माँ मुझे सारे घर के काम करवाती है। आराध्या बहुत ज्यादा भोली होती है। उसे अपनी सौतेली माँ की चालाकी जरा भी समझ नहीं आई। वहीं उषा अपने कमरे में आराम से लेटकर टीवी देख रही थी कि तभी उसके फोन पर उसकी माँ का फोन आता है। कैसी है बेटी? जिस काम से तू उस घर के अंदर गई थी वो काम हुआ कि नहीं? जब तक ये लड़की कुंडली मारकर मेरी किस्मत पर बैठी है तब तक मैं कैसे कुछ कर सकती हूँ? तुझे उस घर में गए हुए कितने साल हो गए, अब तो तुझे काम को अंजाम दे देना चाहिए। राजवती ऐसा कहकर फोन रख देती है। इसके बाद उषा अपने मन ही मन में प्लान बनाती है, लेकिन हर बार उसका प्लान खराब हो जाता है। ऐसे ही देखते देखते आराध्या शादी के लायक हो जाती है, जिसके चलते अनुराग एक दिन उषा से अपनी बेटी आराध्या की शादी की बात करता है। देखो उषा, तुमने मेरा बहुत साथ दिया और मेरी बेटी को इतना बड़ा किया। अब वो शादी के लायक हो गई है। मैं चाहता हूँ कि हम उसके लिए कोई अच्छा लड़का ढूंढें। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं। सही कहा आपने। इसके लिए कोई अमीर लड़का ढूंढो ताकि आप सारा पैसा इसके ऊपर ही उड़ा दो। नहीं, मैं इसके लिए ऐसा लड़का देखूंगी जो इससे शादी भी कर लेगा और इस घर से एक फूटी कौड़ी इसकी शादी में भी नहीं लगेगी। इसकी शादी होते ही सारी प्रॉपर्टी और पैसा मैं अपने नाम करवा लूंगी। उषा ऐसा सोचकर एक रिश्ता देखती है, जो कि लड़का पूरी तरह पागल होता है। वह इसकी भनक ना तो आराध्या को लगने देती है और ना ही अनुराग को, और अपनी जिद के चलते वह आराध्या की शादी उस पागल लड़के से करके उसे अपने घर से विदा कर देती है। ससुराल पहुंचने के बाद आराध्या दूध का ग्लास अपने कमरे में लेकर जाती है। मुझे ये रस्में भी ना समझ में नहीं आई। सुहाग रात वाले दिन दूध का ग्लास लेकर जाओ और पता नहीं क्या क्या। आराध्या जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोलती है, उसका पति चिराग एक टेडी बियर से खेल रहा होता है। लगता है मेरे पति मेरे लिए टेडी बियर लेकर आए हैं।
आराध्या जैसे ही टेडी बियर चिराग के हाथों से लेती है, चिराग कहता है, तुम पागल हो गई होगा, ये मेरा टेडी है, इसे मुझे वापस दो, हाथ भी मत लगाना मेरे टेडी को, समझी तुम? चिराग का यह पागलपन देखकर आराध्या सब समझ जाती है और वह रोते हुए अपनी सास के पास जाती है। ये सब क्या है माँ जी, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। आपका बेटा पागल है और आपने एक पागल लड़के से मेरी शादी कर दी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो बहू? मेरे बेटे के बारे में तो मैं तुम्हारी माँ को बहुत पहले ही बता चुकी थी। उसके बाद भी तुम्हारी माँ ने तुम्हारी शादी मेरे बेटे से तय कर दी। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये सुनते ही आराध्या के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वहीं दूसरी तरफ एक आदमी से अनुराग को भी इसके बारे में पता चल जाता है, जिसके बाद वह गुस्से से आग बबूला होकर अपनी पत्नी उषा के पास आता है और उससे कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई एक पागल लड़के से मेरी बेटी की शादी करने की? तुमने मुझे ये बताना जरूरी भी नहीं समझा। अरे कैसी रहेगी उस घर में मेरी बेटी? आप ये कैसी बातें कर रहे हो? इतना अमीर लड़का है वो, और वो पागल भी है तो क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है, कुछ समय में वो नॉर्मल हो जाएगा, उसका इलाज चल रहा है। इधर उषा अनुराग को अपनी बातों में उलझाकर उसे समझा देती है, तो उधर बेचारी आराध्या फूट फूट कर रोती है और अपनी किस्मत को कोसने लगती है। ये कैसी किस्मत है मेरी, मेरे मायके में मुझे मेरी माँ का प्यार नहीं मिल सका और यहाँ भी मेरे अमीर ससुराल में मेरा पति पागल है, उसका प्यार नहीं मिल सका। और मेरी सास तो पहले से ही इतनी अकड़ू है, लगता है मेरे नसीब में माँ का प्यार लिखा ही नहीं है। भगवान, तूने मेरे साथ बहुत बुरा किया है, मैं तुझे इसके लिए कभी माफ नहीं करूंगी। आराध्या अपनी फूटी किस्मत के चलते फूट फूट कर रोती है। ऐसे ही वह अपने पागल पति को ठीक करने की पूरी कोशिश करती है। देखते ही देखते चिराग का डॉक्टर से इलाज चलने लगता है और वह ठीक होने लगता है, जिसके चलते मनोरमा के दिल में आराध्या अपनी जगह बना लेती है और मनोरमा उसे एक बेटी की तरह प्यार करने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ आराध्या के पिता को अचानक से पैरालाइज हो जाता है। अरे ये क्या हुआ, ये कैसे हो सकता है? अभी कुछ देर पहले तो आप बिल्कुल ठीक थे और नहाते नहाते आपको पैरालाइज कैसे हो गया? मुझे आपको हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। उषा अनुराग को हॉस्पिटल लेकर जाती है, जहां उसका इलाज चलने लगता है। उसके इलाज के चलते उषा को बहुत सारे पैसों की जरूरत पड़ती है, लेकिन काफी सारा पैसा लगाने के बाद भी अनुराग ठीक नहीं हो पाता। इसी के चलते उषा को अपनी गलती का एहसास होने लगता है। मेरे ही कर्मों का फल मिल रहा है मेरे पति को। मैंने इनकी बेटी के साथ क्या क्या नहीं किया और अब इनके साथ ये सब हो गया। अब मैं क्या करूं, क्या करूं? वहाँ एक बूढ़ी औरत उषा की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद वह उसे एक मंदिर के बारे में बताते हुए कहती है, यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक शीतला माता का मंदिर है, उसकी बहुत मान्यता है। तुम अपने पति को शीतला माता के दर्शन करवाने के लिए ले जाओ, माता रानी की कृपा होगी तो वह ठीक हो जाएगा। उस बूढ़ी औरत की बात सुनने के बाद उषा शीतला माता के मंदिर के लिए अपने पति को ले जाती है। वो जैसे ही शीतला माता के मंदिर की सीढ़ियों पर कदम रखती है, वहाँ पर उसे आराध्या अपने पति और अपनी सास के साथ दिखती है। अरे माँ, आप यहाँ? आराध्या को देखते ही उषा रो पड़ती है और उसे अपने किए की माफी मांगती है। मुझे माफ कर दो बेटी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था बेटी। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, जिसकी सजा मेरे पति भुगत रहे हैं। माफी के साथ उषा अपनी पूरी सच्चाई आराध्या को बताती है, जिसे सुनकर वह कहती है, आपको अपनी गलती का एहसास है और आप आज भी मेरे पिता के साथ हैं। आप उनके अच्छे और बुरे हर वक्त में उनके साथ खड़ी रही। ये देखकर मैंने आपको माफ कर दिया। अब मुझे आपसे कोई गिला शिकवा नहीं है। ये सुनकर उषा बहुत खुश होती है और वह अपने पति को जैसे ही शीतला माता के मंदिर लेकर पहुंचती है, अनुराग अपनी बीमारी से बिल्कुल ठीक हो जाता है और सबसे बहुत अच्छे से बातें करने लगता है। ये चमत्कार देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। इसी प्रकार आराध्या को सौतेली माँ से प्यार भी मिल जाता है। उसका पति और उसका पिता भी ठीक हो जाता है और अब वह खुशी खुशी रहने लगती है। बौनी बहू की रसोई। अरे आप लोग तो नाश्ते में कुछ भी नहीं ले रहे हो, चलिए ये सब लीजिए। ये सब नाश्ता मेरी बेटी ने आप सभी के लिए ही बनाया है।
बहन जी, नाश्ता तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन आप अपनी बेटी को तो बुला दीजिए। जब तक आपकी बेटी को देख नहीं लेते तब तक हमें चैन नहीं आने वाला। जहां तक लगता है आपकी बेटी भी आपकी तरह ही समझदार और सुंदर होगी, बिल्कुल आपकी कद और काठी की तरह। ये सुनकर माहेश्वरी थोड़ी चुप हो जाती है, जिसके बाद वह अपनी बेटी ईशा को आवाज लगाती है। ईशा बेटी, कहाँ हो तुम? जल्दी से यहाँ पर आओ, देखो सभी लोग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। माहेश्वरी की आवाज लगाने पर उसकी बेटी ईशा लंबी सी हील पहनकर सूट सलवार में सभी के सामने आती है। उसकी इतनी छोटी सी हाइट देखकर सुजाता उसे देखते ही रह जाती है। तभी सुजाता का बेटा विवेक उसके कान में कहता है, माँ, आप मेरे लिए लड़की ढूंढने आई हो या फिर मुझे बच्चा अडॉप्ट करवाने आई हो? बेटा, मुझे तो पता ही नहीं था कि उनकी बेटी इतनी छोटी काठी की है। ये देख लीजिए, ये मेरी बेटी ईशा है। सभी को प्रणाम करो ईशा। ईशा जैसे ही सुजाता के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है, सुजाता अपने पैरों को पीछे कर लेती है और कहती है, अरे नहीं नहीं, बस करो, ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बहन जी, आपने हमें एक बार भी नहीं बताया कि आपकी बेटी इतनी कम हाइट की है। इतनी लंबी हील्स पहनने के बाद भी दिख रही हो। आपकी बेटी का कद कितना छोटा है। तुम ये कैसी बातें कर रही हो? कद से क्या फर्क पड़ता है? लड़की के गुण संस्कार अच्छे होने चाहिए। देखो बहन, मैं ऐसा कहना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मेरा बेटा बहुत लंबा है। अगर मैं इतनी छोटी सी बहू अपने घर लेकर आऊंगी तो मेरे बेटे के साथ तुम्हारी बेटी चलती हुई उसकी बच्ची लगेगी, ना कि पत्नी। यह सुनकर माहेश्वरी का मुंह बंद हो जाता है और वह कुछ नहीं कह पाती। इसके बाद सुजाता उठती है और अपने बेटे के साथ वहां से जाने लगती है। बहन सुनो तो सही, एक बार बैठकर बात कर लेते हैं। तुम्हें पता है मैं दहेज में क्या क्या देने वाली हूँ? बहन, दहेज का लालच मत दो। मैं अपने बेटे की शादी किसी भी कीमत पर इतनी छोटी सी हाइट वाली लड़की से नहीं करूंगी। सुजाता ऐसा कहकर अपने बेटे के साथ वहां से चली जाती है, जिसके बाद बेचारी ईशा वहीं पर खड़ी हुई रोने लगती है। मैंने आपको कहा था ना, मेरे लिए लड़का मत ढूंढो, लेकिन आपने मेरी एक नहीं सुनी। देखा, फिर से इन लोगों ने मेरी बेइज्जती कर दी। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती थी। माँ, आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे लिए लड़का नहीं ढूंढोगे। मैं आपके पास जिंदगी भर ऐसे ही रह लूंगी। ऐसा कहने के बाद ईशा रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है। बेचारी महेश्वरी को भी बहुत दुख होता है। कई दिनों तक घर का माहौल ऐसे ही शांत रहता है। एक दिन पंडित माहेश्वरी के घर पर आता है और उससे कहता है, बहन जी, आपकी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता लेकर आया हूँ। ये देखो, लड़का पढ़ा लिखा है, उसका खुद का बिजनेस है, परिवार भी अच्छा है। कहो तो रिश्ते की बात आगे बढ़ाता हूँ। तुम तो जानते हो ना पंडित जी, इससे पहले भी कई सारे रिश्ते टूटे हैं ईशा के। अगर इस बार फिर से कोई रिश्ता टूटा तो वो बहुत ज्यादा टूट जाएगी। आप भी कैसी बातें कर रही हो? तुम्हारी बेटी मेरी बेटी जैसी है, और चिंता मत करो, इस बार उसका रिश्ता टूटेगा नहीं बल्कि जुड़कर ही रहेगा, और वो शादी करके अपनी ससुराल विदा हो जाएगी। मुझ पर भरोसा रखो। पंडित रिश्ते की बात को आगे बढ़ाता है, जिसके बाद कल्याणी माहेश्वरी के घर आती है और ईशा को देखकर रिश्ता तय करके चली जाती है। कल्याणी को अपने घर के लिए एक समझदार संस्कारी बहू चाहिए थी, जिसके चलते वो ईशा की शादी अपने बेटे रणबीर से करवा देती है। आओ बहू, घर के अंदर आओ, तुम्हारा घर में स्वागत है। अपने छोटे छोटे पैरों से ईशा घर के अंदर आती है। जहां उसका पति रणबीर पूरे 6 फुट का था, वहीं बेचारी ईशा 4 फुट की थी, जिसे देखकर उसकी जेठानी कहती है, अरे अरे, ये क्या शादी एक बच्चे से करके आए हो क्या देवर जी? भाभी, आप कैसी बातें कर रही हो कि कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। रणबीर के कहने पर प्रियंका थोड़ी देर के लिए चुप हो जाती है, जिसके बाद कल्याणी अपनी नई बौनी बहू से कहती है, चलो बहू, तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कल्याणी अपनी बौनी बहू को उसका कमरा दिखा देती है, जिसके बाद उस रात वह आराम से अपने अमीर ससुराल में सो जाती है। अगले दिन जब सवेरा होता है, कल्याणी अपनी बौनी बहू से कहती है, देखो बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है, तो तुम रसोई में जाओ और हम सभी के लिए अपनी पसंद से कुछ भी बनाकर ले आओ, और सबसे पहले मीठा बनाना कुछ।
यह सुनकर ईशा बहुत खुश होती है, जिसके बाद वह खुशी खुशी रसोई में जाती है। वह अपनी पहली रसोई की रस्म को करने के लिए बहुत खुश थी, लेकिन उसकी छोटी हाइट की वजह से वह स्लिप पर रखी हुई गैस तक सही से पहुंच नहीं पाती है। अरे ये क्या, ये गैस तो बहुत ऊंची है, अब मैं क्या करूं? कोने में ईशा को एक बाल्टी नजर आती है। वह उस बाल्टी को उल्टा करके उसके ऊपर खड़ी हो जाती है, जिसके बाद वह गैस पर एक पतीले में दूध चढ़ा देती है खीर बनाने के लिए, और दूसरी तरफ वह गैस पर खाना बनाना शुरू करती है। छोटी हाइट होने की वजह से उसे कई चीजों में दिक्कत पड़ती है, जैसे अलमारी से सामान निकालना और ऊंचाई पर रखी हुई गैस पर रखी हुई खीर को ध्यान से देख पाना। काश कि मेरी हाइट लंबी होती तो मुझे इतनी परेशानियां उठानी नहीं पड़ती। ईशा ऐसा सोच ही रही थी कि तभी अचानक से गैस पर रखा हुआ दूध उबल कर बाहर निकलने लगता है। वहीं दूसरी तरफ मिक्सी से सारा पेस्ट बाहर निकलने लगता है। इधर ईशा दूध की गैस को बंद करती है तो उधर से उसे मिक्सी बंद करने की चिंता लगी रहती है। इस प्रकार वह अपनी छोटी हाइट से रसोई में कुछ भी नहीं बना पाती। कुछ ही देर में वहां उसकी जेठानी आ जाती है। अरे रे, तुमने तो पूरी रसोई में तहलका मचा दिया। भगवान, ये क्या कर दिया तुमने? पूरी रसोई में पता नहीं क्या सोचकर माँ जी ने तुम्हें इस घर के अंदर अपनी बहू बनाकर ले आई थी। तुम तो किसी काम की नहीं हो। प्रियंका उसे जली कटी बातें सुनाने लगती है, लेकिन तभी वहां पर कल्याणी आती है और प्रियंका को डांटते हुए कहती है, प्रियंका, किसने कहा तुम्हें ईशा को ये सब कहने के लिए? अरे उसकी हाइट छोटी है तो उसमें उसकी गलती नहीं है। भगवान ने तुम्हें परफेक्ट बनाया है, लेकिन अफसोस कि तुम्हारे अंदर उतने संस्कार और बड़ों का लिहाज करना नहीं आता। खैर, तुम्हें मैं क्या ही कहूं। जाओ तुम अपने कमरे में जाओ, मैं यहां अपने आप संभाल लूंगी। कल्याणी इस तरह प्रियंका को वहां से भेज देती है। इसके बाद वह रसोई में अपनी बौनी बहू को रोते हुए देखती है। रोने से कभी कुछ नहीं होता। आज तुम्हें ये अलमारी खोलने में दिक्कत हो रही है, गैस पर रखी हुई सब्जी को चलाने में दिक्कत हो रही है, लेकिन अब नहीं होगी। और फिर तुम इस घर का हिस्सा हो, तुम्हें मेरे होते हुए इस घर में कोई परेशानी मैं होने नहीं दूंगी। कल्याणी ऐसा कहकर गैस को स्लेब से ऊपर से नीचे रख देती है और ईशा को जरूरत का सारा सामान उतार कर उसके पास दे देती है। और अपनी सास का इतना प्यार देखकर ईशा को बहुत खुशी मिलती है और वह खुशी खुशी सबके लिए खीर, पूरी, पनीर और भी काफी कुछ बनाती है। सब लोग इतना स्वादिष्ट खाना खाकर बहुत खुश होते हैं, जिसके बाद सभी बौनी बहू को नेक भी देते हैं। बहुत अच्छा बहू, तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया है। इसी के चलते ये सोने की अंगूठी मैं तुम्हें देती हूँ। इसे शगुन समझकर अपने पास रख लो। मुझे माफ कर दो देवरानी जी, मैंने तुम्हें बहुत कुछ बोला। मुझे ऐसे तुम्हें नहीं बोलना चाहिए था। खाना सच में बहुत लाजवाब बना है। मेरी पत्नी छोटी है तो क्या हुआ, हर टैलेंट उसके अंदर है। देखो कितना अच्छा खाना बनाया है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता बेटा, बहू को शगुन भी देना होता है। कल्याणी की बातें सुनकर सभी हंसने लगते हैं, जिसके बाद रणबीर अपनी